नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। मजा आएगा पढ़ने में और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रत्येक चैप्टर से हम ये बताते हुए चलेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, ये हम प्रत्येक वीडियो के अंदर आपसे बताएंगे। लेकिन आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कौन सा, तो आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना में हम सबसे पहले बताएंगे कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, हरियाणा का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, ये सभी बिंदुओं का जिक्र करेंगे। और उसके बाद में हम हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे, हरियाणा का भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया वो देखेंगे। और उसके बाद में हम हरियाणा की प्राकृतिक संरचना का अध्ययन करेंगे। लेकिन आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो के साथ में देखें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए, हरियाणा की भौगोलिक संरचना, और इधर हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा कब बना था। यदि आपसे हम क्वेश्चन करें कि हरियाणा कब बना, तो सभी को मालूम है कि जो हरियाणा है वो बना था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, साधारण सी बात है, आपको भी इस चीज का मालूम है। लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा कौन से प्रांत से अलग होकर बना था? पंजाब से। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? तो 1858 के अंदर, 1858 के अंदर हरियाणा को किसमें मिला दिया गया था? पंजाब में मिला दिया गया था। लेकिन पंजाब में मिलाने से पहले हरियाणा हुआ करता था उत्तर प्रदेश का भाग, उससे पहले मध्य प्रदेश का भाग। मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब में हरियाणा को कब जोड़ा गया था? 1858 में। लेकिन इस पंजाब से हरियाणा एक अलग से स्टेट बना 1 नवंबर 1966 को। यहां तक कोई भी चिंतन करने का विषय नहीं है, यहां तक सभी बातें आपको मालूम है, आपको पता है। कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है जब ये क्वेश्चन आया है कि हरियाणा कब बना था, कई बार एग्जाम में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप अपना अपना ठीक ना समझे। ये क्वेश्चन पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी बालक एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उन सभी का ठीक होता है। जितने भी बालक एग्जाम के अंदर बैठे हैं उन सभी का ठीक होता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी मेरिट लिस्ट में नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट में वो क्वेश्चन लेकर जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको आते हैं और किसी को नहीं आते हैं। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग हुआ। लेकिन हम तो भौगोलिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, हरियाणा की भौगोलिक संरचना पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जब हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर, तो पंजाब ने हरियाणा को कितने परसेंट हिस्सा दिया था? तो याद रखिएगा, जब हरियाणा बना था तो पंजाब ने 35.18% हिस्सा दिया था। 35.18% हिस्सा दिया था जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। इसमें चौंकने वाली कोई भी बात नहीं है, दिल थाम के बैठिएगा, चौंकने वाली कोई बात नहीं है। 35.18 ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन में मिलता है 35.88%। याद रखिएगा, किसी बुक में आपको 35.18% भी मिल जाएगा और किसी बुक में 35.88% भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आज तक बस 1 से 2 बार आया है और उसमें 35.18% ऑप्शन था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि दोनों आंसर साथ में हो या दोनों ऑप्शन साथ में हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ऑप्शन स्टैंडर्ड के आते हैं, स्टैंडर्ड के ही ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से इनमें से 35.18 या 35.88%, ये दोनों में से एक मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो ये हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब ने इसको 35.18% हिस्सा दिया था। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो पॉइंट देखेंगे कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, और उसके बाद में हम देखेंगे हरियाणा का देशांतरीय विस्तार। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और उसके बाद में देखेंगे किसका? देशांतरीय विस्तार। तो इसका हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखने से पहले
हम एक बार भारत के संदर्भ में नजर डालेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखने से पहले हम भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। देखें, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास में एक भारत है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि अपने पास में एक भारत पड़ता है। इस प्रकार से मान लेते हैं नॉर्मली, ये अपने पास में एक भारत है। यदि इस भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री से इसकी शुरुआत होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर, और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मेनलैंड का मुख्य भूमि का। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उसमें नाम आता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। लेकिन भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिराकोल जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, जिसकी जो स्थित है या जिसकी स्थिति है वो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु याद रखिएगा कौन सा, इंदिराकोल जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई लगभग 5700 मीटर है। और यदि आपने ये सभी चीजें डिटेल से पढ़नी है तो ज्योग्राफी सीरीज के अंदर जब हिमालय पर्वत श्रृंखला करवाया है वो आप जाकर वहां पर देखें, प्ले लिस्ट में जाकर आप हिमालय पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं। तो 37 डिग्री 6 मिनट ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये भारत का मेनलैंड का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद में भारत का जो सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्ट में स्थित जो बिंदु है वो गुजरात के अंदर पड़ता है, और उसका नाम है सरक्रीक। सरक्रीक या जिसका दूसरा नाम क्या है तो आप याद रखिएगा, गौर माता। सरक्रीक या गौर माता ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है। उसके बाद में हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु के पॉइंट की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु या वालांगू। किबिथु या वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, और जो कितने डिग्री के ऊपर, 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब आप ये वीडियो, कोई स्टूडेंट नया है और जो ये वीडियो देख रहा है उसके मन में ये क्वेश्चन, उसके जहन में, उसके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार होता क्या है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती क्या है। तो एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व के अंदर खींची हुई है, जो पश्चिम से पूर्व के अंदर इस प्रकार से खींची हुई है, पश्चिम से पूर्व के अंदर खींची हुई है, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य जलवायु का, क्लाइमेट्स का अध्ययन कराना है, क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, अर्धवृत्त के रूप में, हाफ सर्कल के रूप में खींची हुई है, और जिनका कार्य समय का अध्ययन कराना है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। बहुत बढ़िया, गुड, याद रखिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो ये नोट कर लीजिए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये समझना चाहिए आपको भी, क्योंकि इन्हीं अक्षांश और देशांतर के ऊपर हमने भारत की स्थिति जांच की है, और इन्हीं अक्षांश और देशांतर के ऊपर अब हम देखने जा रहे हैं हरियाणा की स्थिति। यहां से एक 8 डिग्री अक्षांश गुजरता है। 8 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 8 डिग्री 1 मिनट, 8 डिग्री 2 मिनट, 8 डिग्री 3 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जैसे ही आता है भारत की स्थिति की शुरुआत हो जाती है। फिर 9 डिग्री आएगा, 10 डिग्री आएगा, ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आता है कि यहां से 23.5 डिग्री गुजरता है, ट्रोपिको कैंसर कर्क रेखा। लेकिन जैसे ही कर्क रेखा से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, कर्क रेखा की उत्तर दिशा के अंदर बढ़ेंगे, तो यहां पर एक पॉइंट आता है जिसका नाम है 27 डिग्री, और 27 डिग्री से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो आएगा 39 मिनट। 27 डिग्री 39 मिनट से हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु आ जाता है, हरियाणा की स्थिति शुरुआत हो जाती है 27 डिग्री 39 मिनट से। और ये हरियाणा कहां तक चलता है तो आप याद रखिएगा 30 डिग्री 55 मिनट। तो ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। हरियाणा के अक्षांशीय विस्तार का जिक्र करें तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर और हरियाणा
30 डिग्री 55 मिनट के मध्य स्थित है। इन दोनों स्थानों के मध्य स्थित है। अक्षांशीय विस्तार देखें एक बार। अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, 30 डिग्री 55 मिनट। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के पॉइंट की बात करें तो हमारे पास में जो भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत होती है। जैसे जैसे इसके आगे बढ़ेंगे 68, उसके बाद में आएगा 69, उसके बाद में 70 आएगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देशांतरीय विस्तार भी बढ़ता जाएगा। हरियाणा की स्थिति कहां से शुरू होती है वो देखें। हरियाणा की जो स्थिति है वो शुरुआत होती है उसकी 74 डिग्री 28 मिनट से। ये पॉइंट हम मान लेते हैं जो 74 डिग्री 28 मिनट के ऊपर स्थित है। याद रखिएगा 74 डिग्री 28 मिनट से हरियाणा की स्थिति शुरुआत हो जाती है। और हरियाणा कहां तक फैला है तो आप याद रखिएगा 77 डिग्री 36 मिनट तक लगभग हरियाणा फैला है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। हमने अक्षांशीय विस्तार नोट कर लिया है। अब हम देखेंगे हरियाणा का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री और कितने मिनट है 36 मिनट तक स्थित है। अब ये पॉइंट नोट किस प्रकार करने हैं, समझने किस प्रकार है, आपके दिल और दिमाग में लंबे समय तक किस प्रकार बरकरार रहेंगे वो देखें। देखिए 27 डिग्री से इसकी शुरुआत होती है अक्षांशीय विस्तार की और 30 डिग्री तक है। 30 डिग्री तक है तो 27 और 30 के मध्य 3 का गैप है। देशांतरीय विस्तार की स्थिति की शुरुआत होती है 74 से और 77 तक है। इनके मध्य भी कितने का गैप है 3 का गैप है। 3 के गैप के आधार पर इन चीजों को आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार तो 3 के गैप वाला ऑप्शन एक ही मिलेगा और 3 के गैप वाला जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपने चुनना है। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं 39 से 55 के मध्य 16 का गैप है और 28 से 36 के मध्य 8 का गैप है। ये आप खुद से ट्रिक बनाए, खुद से बनाई हुई ट्रिक आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से आप चले, इस प्रकार से कार्य करें। अब हमने भारत की स्थिति में, भारत के संदर्भ में हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा है। अब इसी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम हरियाणा के मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं वो देखिए एक बार। देखिए आप लगातार वीडियो के अंत तक बरकरार रहें, वीडियो के अंत तक बने। वीडियो आपको देखना पड़ेगा, अभी नहीं देखेंगे तो बाद में देखेंगे। पढ़ना आपको ही है। आप जब पढ़ेंगे, आप जब अत्यधिक मेहनत करेंगे तभी आपको जॉब मिलने वाला है। ये नहीं है कि आप पढ़ेगा कोई और जॉब आपकी लगेगी। भैया नामुमकिन सा है, नामुमकिन सा है। जब आप पढ़ेंगे ना तभी आप जॉब लगेंगे। ध्यान रखना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। या तो आप वक्त रहते पढ़ लीजिए या वक्त आपको ऐसा पढ़ा देगा कि आप याद रखेंगे। तो आप वक्त है, वक्त के अनुसार कार्य करें। देखिए समय का पहिया एक बार घूम जाता है ना वो वापिस नहीं आता। अभी एक बार आप सोच के देखिएगा, आप एक बार इमेजिन करके देखिएगा, आपने 2 महीने घर बैठे बैठे निकाल दिए। 2 महीने हो गए आज आपको घर बैठे हुए, 2 महीने आपने घर बैठे बैठे निकाल दिए। क्या उस 2 महीने के अंदर आप एक बार सोच के देखें, उस 2 महीने के अंदर आप यदि पढ़ते, आप उस 2 महीने के अंदर पढ़ते तो भाई साहब आप भी कहीं ना कहीं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जो भी हरियाणा से संबंधित जो भी एग्जाम है उसमें अपना एक स्थान प्राप्त कर लेते। आपका भी एक स्थान वहां पर बरकरार हो जाता है, आप भी एक मेरिट लिस्ट में एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। 2 महीने हो गए, या तो आप अभी भी सुधरने का प्रयास कीजिए वरना सुधरना आपको ही पड़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बरकरार रहें। अभी से स्टार्ट कर दे स्टडी, अभी से नहीं तो कभी से नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी से स्टार्ट करेंगे तब भी फायदा हो जाएगा बहुत। वरना आप ऐसे सोचेंगे कि 2 महीने गए अब क्या फायदा है। नहीं, अभी भी बहुत कुछ फायदा है। अभी भी सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, बस आप ही पढ़ेंगे। ध्यान रखना। और आप चिंतन का विषय है, 2 महीने निकाल दिए हैं, अब एक भी दिन मत निकालना पड़े, लास्ट तक बने रहें। ये तो हमने हरियाणा का जो देखा है मैप वगैरह या हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार वो भारत के संदर्भ में देखा है।
अब हम हरियाणा के मैप के ऊपर देखेंगे। देखिए हरियाणा का मैप एक बार छोटा सा बना लेते हैं। मान लेते हैं नीचे नहीं दिख रहा। मान लेते हैं कि अपने पास में एक ऐसा हरियाणा है, मानना ही पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से इसको मिटाकर थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ना। यहां तक दिख रहा होगा, ये हमारे पास में रेवाड़ी पड़ता है। उसके बाद में नीचे का जो कुछ पोर्शन है वो मेवात का है। आपको पता होगा नीचे का जो पोर्शन है वो मेवात का है। आप एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, 1 मिनट। ये जो नीचे का जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये मेवात का पोर्शन है। जो आप ये नीचे का देख रहे हैं, ये मेवात, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़ है। अब हम देखेंगे हरियाणा का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसकी स्थिति और विस्तार देखेंगे। देखिए हरियाणा का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, हरियाणा का सबसे दक्षिणी स्थान है, हरियाणा का सबसे दक्षिणी स्थान पड़ता है, वो पड़ता है मेवात के अंदर। और मेवात के अंदर कौन सा है? दोहा। हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव या दक्षिणी स्थान दोहा मेवात के अंदर है। हरियाणा का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री के ऊपर स्थित है? तो आप याद रखिएगा 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर, 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर स्थित है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जो बिंदु है, उत्तरी गांव जो है वो शाहपुर है। और शाहपुर कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा पंचकुला के अंदर। कहां पर पड़ता है? शाहपुर। हरियाणा का सबसे जो उत्तरी हिस्सा है वो कौन सा है? शाहपुर। और शाहपुर कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। और ये शाहपुर कितने डिग्री के ऊपर है? 30 डिग्री 55 मिनट के ऊपर स्थित है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का सबसे पश्चिमी। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जो गांव है वो चौटाला है। और चौटाला गांव कहां पर पड़ता है? सिरसा में। और ये कितने डिग्री के ऊपर? 77 डिग्री 28 मिनट के ऊपर स्थित है। और हरियाणा का सबसे पश्चिमी तो आपने याद कर लिया, चौटाला है। हरियाणा का सबसे पूर्वी में नाम आता है कलेसर का। और कलेसर जब ऑप्शन में नहीं आता है तो उसमें नाम आता है ताजेवाला का। और हरियाणा का सबसे पूर्वी छोर जो 77 डिग्री 36 मिनट के ऊपर स्थित है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से निकलता है। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जो गांव है शाहपुर है। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव शाहपुर है। हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव दोहा है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला है। और हरियाणा का सबसे जो पूर्वी गांव है, हरियाणा का जो सबसे पूर्वी गांव है या पूर्वी बिंदु है वो कलेसर या ताजेवाला। ये चीजें आपने याद रखनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 28 मिनट से लेकर और 28 मिनट से लेकर, सॉरी यहां पर 74 है भाई, 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट के मध्य हरियाणा स्थित है। याद रखिएगा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर और 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कौन सा प्रदेश स्थित है? हरियाणा प्रदेश स्थित है। लेकिन ये तो था हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब नाम क्वेश्चन ये आता है कि हरियाणा है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो याद रखिएगा हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है कच्छ। उस कच्छ जिले का क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू एरिया कच्छ है। याद रखिएगा हरियाणा के क्षेत्रफल से भी ज्यादा उसका क्षेत्रफल है 44,212। लेकिन इसी के साथ में एक पॉइंट और इंक्लूड कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा सीओके का, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चीन अधिकृत कश्मीर जो है, अब जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, उस अक्साई चीन का क्षेत्रफल भी हरियाणा के क्षेत्रफल से ज्यादा है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 है।
ये क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा 1.34% है। कितना परसेंट है? 1.34% है। उसके बाद में नाम आता है 2015 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर वन संपदा है? 2015 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर कितने वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन संपदा है? तो आप याद रखिएगा 1584 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन संपदा है। हालांकि जो वन वगैरह है उसका विवरण हमने दूसरी वीडियो के अंदर किया है। दूसरी वीडियो हमारे पास में है, उसके अंदर वन वगैरह का विवरण किया है, कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन से वन मिलते हैं उनका सभी का जिक्र कर रखा है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो वन संपदा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर वो 1584 वर्ग किलोमीटर है। ये 1584 वर्ग किलोमीटर कितना परसेंट है? तो आप याद रखिएगा 3.16%। यदि आपसे पूछे कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग के ऊपर वन संपदा है, तो आपने याद रखना अकॉर्डिंग टू 2015 के अनुसार 3.16% भाग के ऊपर मिलती है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था हरियाणा का, नॉर्मल पॉइंट थे हरियाणा से संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। उसका तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये पढ़ेंगे कि हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो उसमें नाम आता है हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र। उसके बाद में नाम आता है किसका? नाम आता है हरियाणा का नाम आता है। और उसके बाद में थर्ड जो नाम आता है उसमें नाम आता है किसका? भटियाना का नाम आता है। इन 3 भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर हरियाणा को बांटा हुआ है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कुरुक्षेत्र। जो भौगोलिक दृष्टि से फर्स्ट पॉइंट आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के आसपास का जो भाग है वो कुरुक्षेत्र के अंदर शामिल है। उसके बाद में नाम आता है किसका? हरियाणा का नाम आता है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो आता है नाम, उसमें नाम आता है हरियाणा। इस हरियाणा के अंदर हांसी, हिसार, उसके बाद में चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर, ये क्षेत्रफल शामिल है। याद रखिएगा ये क्षेत्रफल शामिल है। और इस क्षेत्र के अंदर जाटों की अधिकता होने के कारण, इस क्षेत्र में जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा जटियात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा किस नाम से भी जाना जाता है? जटियात क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके नाम बाद में नाम आता है थर्ड जो प्रदेश है, थर्ड जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें नाम आता है किसका? भटियाना। फतेहाबाद और भट्टू तहसील के मध्य या फतेहाबाद और भट्टू तहसील के आसपास का जो क्षेत्र है वो भटियाना के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह पुटअप होता है कि इस भटियाना का नामकरण कैसे हुआ था? तो प्राचीन काल से ही भटियाना के आसपास के क्षेत्र में, प्राचीन काल से ही भटियाना के आसपास के क्षेत्र में भाटी राजपूतों का अधिकार था। किसका अधिकार था? भाटी राजपूतों का। और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? भटियाना पड़ा है। तो ये तो था हरियाणा की भौगोलिक संरचना के आधार पर जो 3 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्राकृतिक संरचना। हरियाणा की जो प्राकृतिक संरचना है उसके अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है उसका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए अब जो हरियाणा का हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें नाम आता है प्राकृतिक संरचना। हरियाणा की प्राकृतिक संरचना। प्राकृतिक संरचना के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है प्राकृतिक संरचना के अंदर, हरियाणा के अंदर 93.75% भाग समतल और तरंगित है। याद रखिएगा हरियाणा के अंदर 93.75% जो भाग है वो समतल और तरंगित है। समतल और सपाट मैदान 93.75% में से कितना है? तो आपने याद रखना है, इसमें से नाम आता है 68.20%।
और तरंगित व बालू युक्त जो मैदान है वो कितना है, तो आपने याद रखना 25.55%। याद रखिएगा हरियाणा का 93.75% जो भाग है वो समतल और तरंगित बालू युक्त मैदान है, जिसमें से 68.20% है वो समतल मैदान है और 25.5% है वो कैसा मैदान है, तरंगित मैदान है। याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है जो समतल और तरंगित मैदान है, जो हरियाणा के 93.75% भाग के ऊपर मिलता है। इस मैदान की ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। यह जो मैदान है इस मैदान की ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा के 3.09% भाग के ऊपर कौन सी पहाड़ियां मिलती है, शिवालिक की पहाड़ियां। याद रखेगा हरियाणा के 3.09% भाग के ऊपर पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है शिवालिक की पहाड़ियां। याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है अरावली का। अरावली की जो पहाड़ियां है वो कितना परसेंट मिलती है, तो याद रखिएगा 1.67% भाग के ऊपर कौन सी पहाड़ी मिलती है, अरावली की पहाड़ियां। लेकिन इन सभी का डिस्कशन अभी कुछ चंद सेकंड के बाद में हम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। याद रखिएगा हरियाणा का 93.75% भाग है वो समतल और तरंगित है। हरियाणा का जो शिवालिक के अंदर आता है वो 3.09% है और याद रखिएगा अरावली के अधीन आता है वो 1.67% भाग है जो अरावली के अधीन आता है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राकृतिक संरचना के आधार पर। प्राकृतिक संरचना के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप याद रखिएगा प्राकृतिक संरचना के आधार पर हरियाणा को 6 भागों के अंदर बांटा गया है। प्राकृतिक संरचना के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। 6 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है उसमें नाम आता है किसका, शिवालिक का। याद रखिएगा शिवालिक। अभी बताया था शिवालिक हरियाणा के कितने परसेंट भाग के ऊपर मिलती है, 3.09% भाग के ऊपर। लेकिन शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन सी दिशा में मिलती है, तो याद रखिएगा हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर। ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये हरियाणा की कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर मिलती है। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन कौन से जिले में मिलती है, साथ के साथ में नोट करते हुए चले। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन कौन से जिले में मिलती है, तो याद रखिएगा पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नाम आता है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक का नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकलता है, ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, शिवालिक। क्वेश्चन यहां से पुटअप ये होता है कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय की सबसे नीची सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो याद रखिएगा महान हिमालय, लघु हिमालय के ऊपर से जो नदियां अपने साथ में अवसाद लेकर आती थी, उन अवसादों के जमा होने के कारण कौन सी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण है। हिमालय की सबसे बाद में पर्वत श्रेणी बनी है, इसी कारण सबसे नई पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक। लेकिन शिवालिक को हरियाणा के अंदर 2 भागों में बांटा गया है। शिवालिक को हरियाणा के अंदर 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें नाम आता है उच्च शिवालिक है और जिसमें नाम आता है निम्न शिवालिक। याद रखिएगा 2 भागों के अंदर बांट रखा है, जिसमें नाम आता है उच्च शिवालिक का और जिसमें नाम आता है निम्न शिवालिक। उच्च शिवालिक के डिस्कशन करें तो उच्च शिवालिक की ऊंचाई जो है वो 600 मीटर या इससे अधिक है, 600 मीटर या इससे अधिक है। लेकिन निम्न शिवालिक का डिस्कशन करें तो निम्न शिवालिक की जो ऊंचाई है वो 400 से 600 मीटर निम्न शिवालिक की ऊंचाई है। याद रखिएगा शिवालिक पर्वत श्रृंखला जिसे हरियाणा के अंदर 2 भागों के अंदर बांटा हुआ है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला जिसके उच्च शिवालिक की ऊंचाई है 600 मीटर या उससे अधिक है और निम्न शिवालिक की ऊंचाई है 400 से 600 मीटर। उसके बाद में नाम आता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला जिसकी एवरेज हाइट कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा औसत ऊंचाई है 500 से 600 मीटर, इसकी एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है शिवालिक पर्वत श्रृंखला की। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है वो क्वेश्चन ये है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर है, इसी शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंदर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंदर पंचकुला के अंदर एक पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ का नाम है मोरनी पहाड़, मोरनी हिल्स। मोरनी जो हिल्स है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है,
तो याद रखिएगा मोरनी हिल्स शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंदर। और इस मोरनी हिल्स की जो सर्वोच्च चोटी है, मोरनी हिल्स का जो सर्वोच्च शिखर है, वो मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? करहो। और उस करहो की ऊंचाई कितना है? तो आप याद रखिएगा 1514 मीटर उसकी ऊंचाई है। हरियाणा का सर्वोच्च शिखर कौन सी, हिमालय की कौन सी रेंज के अंदर स्थित है? शिवालिक। शिवालिक की कौन सी पहाड़ियों के ऊपर? मोरनी की पहाड़ी। और मोरनी की कौन सी चोटी है? तो याद रखिएगा करहो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर है। ये उत्तर हरियाणा या पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है, जिसका नाम क्या है? 1514 मीटर है। तो ये प्राकृतिक संरचना के आधार पर हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया था। उसका फर्स्ट पार्ट है कौन सा? शिवालिक, याद रखिएगा, जो हरियाणा के 3.09% भाग के ऊपर मिलती है। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संरचना के आधार पर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जिसमें नाम आता है गिरिपादीय मैदान का। कौन सा मैदान है? गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में नोट कर लीजिए, नोट करें साथ के साथ में। गिरिपादीय मैदान शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लगभग 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लगभग 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, ये जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ना, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, ये यहां से एक नदी बहती जिसका नाम है घग्गर, और यहां से एक नदी बहती जिसका नाम है यमुना। याद रखिएगा, नोट करें। गिरिपादीय मैदान शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यमुना और घग्गर नदी के मध्य स्थित है। कौन सी नदी के मध्य स्थित है? यमुना और घग्गर नदी के मध्य स्थित है, यमुना व घग्गर। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है यमुना और घग्गर के मध्य कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी है? 25 किलोमीटर। गिरिपादीय मैदान कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला है? तो जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर, जिन जिलों के अंदर शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैली है, उन्हीं के अंदर फैला है कौन सा मैदान? गिरिपादीय मैदान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, गिरिपादीय मैदान की जो ढाल है, गिरिपादीय मैदान की जो ढाल है, वो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। गिरिपादीय मैदान की जो ढाल है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व से, ऐसे इस प्रकार से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उस गिरिपादीय मैदान की ढाल है। गिरिपादीय मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो आप याद रखिएगा घग्गर व मारकंडा। याद रखिएगा घग्गर व मारकंडा गिरिपादीय मैदान की प्रमुख नदियां हैं, घग्गर व मारकंडा। लेकिन इस गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लगभग श्योर है, आपको भी मालूम है। गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा घर, या किस नाम से जानते हैं? कंधी के नाम से। गिरिपादीय मैदान है उसे स्थानीय भाषा में घर या कंधी के नाम से जानते हैं। गिरिपादीय मैदान के अंदर घग्गर व मारकंडा नदी बहती है, शिवालिक के आसपास का क्षेत्र है, और भी छोटी नदियां आती होगी, नदी नाले जो छोटे हैं वो आकर यहां पर दूसरी नदियों के अंदर मिल जाते होंगे। लेकिन गिरिपादीय मैदान के अंदर जब नदी बहती है, गिरिपादीय मैदान में जब नदी बहती है और उन नदियों के द्वारा उस क्षेत्र के अंदर जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा उस गड्ढे को स्थानीय भाषा में चो के नाम से, किस नाम से जानते हैं? चो के नाम से जाना जाता है। नोट करें, गिरिपादीय मैदानों के अंदर नदियों के द्वारा जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? चो के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल आसान है, दिल थाम के बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, देखना। बहुत अच्छे, साथ के साथ में जुड़े रहे, लाइक कमेंट वगैरह करते रहे साथ के साथ में, और सभी भी सैटरडे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, कर भला हो भला। हाँ, तो इस प्रकार से आप करें नहीं, और बाकी आप सभी समझदार हैं, बेहतरीन है। आइए देखते हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया था। उसके 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, शिवालिक और गिरिपादीय क्षेत्र। उसके बाद में इस प्राकृतिक संरचना के आधार पर तीसरा पार्ट आता है।
हरियाणा का जो तीसरा पार्ट है उसमें नाम आता है किसका, जलोढ़ मैदान का। जलोढ़ मैदान, ये जलोढ़ मैदान है उत्तर में गिरिपादीय मैदान से लेकर, उत्तर में गिरिपादीय मैदान से लेकर दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला तक फैला है। कहने का तात्पर्य यह जलोढ़ मैदान, जिसकी डेफिनेशन क्या है, हरियाणा के संदर्भ में आपसे ये पूछ ले कि जलोढ़ मैदान की डेफिनेशन बताएं, तो आप बताएंगे कि हरियाणा की वह मध्यवर्ती उच्च भूमि, हरियाणा की वह मध्यवर्ती उच्च भूमि जो गिरिपादीय मैदान से लेकर और अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण तक फैली है, जो घग्गर और यमुना नदी के मध्य विस्तृत है या स्थित है, उसे किस नाम से जानते हैं, जलोढ़ मैदान के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो जलोढ़ मैदान है, इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा 220 से 280 मीटर इस मैदान की ऊंचाई है। 220 से 280 मीटर। देखिए एक पॉइंट पिछले गिरिपादीय मैदान का रह गया है, गिरिपादीय मैदान का एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। गिरिपादीय मैदान का एक पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो गिरिपादीय मैदान है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 300 से 375 मीटर। 300 से 375 मीटर उस गिरिपादीय मैदान की ऊंचाई है। और यदि आपसे ये पूछे कि जलोढ़ मैदान की ऊंचाई क्या है, 220 से 280 मीटर इस जलोढ़ मैदान की ऊंचाई है। याद रखिएगा हरियाणा का जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है वो कौन सा है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान की मुख्य रूप से नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप याद रखिएगा सरस्वती, मारकंडा व चोटांग। ये जलोढ़ मैदान की मुख्य रूप से नदियां हैं। सरस्वती, मारकंडा व चोटांग ये जलोढ़ मैदान की मुख्य नदियां हैं। जलोढ़ मैदान जो है वो याद रखिएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि है, जो गिरिपादीय मैदान से लेकर दक्षिण में अरावली और पश्चिम में घग्गर और पूर्व में यमुना नदी के मध्य स्थित है। तो ये हमने प्राकृतिक संरचना का तीसरा पॉइंट देखा है। अब हम प्राकृतिक संरचना के अंदर फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट बनता है बाढ़ का मैदान। फोर्थ पॉइंट जो बनता है उसमें नाम आता है बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान से संबंधित पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिल में और आपके दिल में यह आता है कि हरियाणा के अंदर बाढ़ का मैदान कहां कहां पर बनता है। तो हरियाणा के अंदर जो बाढ़ का मैदान बनता है वो बनता है हरियाणा की कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में, और हरियाणा के पश्चिमी दिशा में, और हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान बनता है। देखें बाढ़ का मैदान है वो पश्चिम दिशा के अंदर बनता है, पूर्वी दिशा के अंदर बनता है, और कौन सी दिशा के अंदर बनता है, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान बनता है। देखिए ये टॉपिक ऐसे हैं आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यहां से हम आश्वासन देते हैं, क्वेश्चन यहां से एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ये थोड़े से टॉपिक इस प्रकार के हैं, थोड़े से समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, कठिनाई हो सकता है, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निकलेगा। और देखना आप, और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो अवश्य निकलेगा क्वेश्चन, तो क्योंकि आप पढ़ते वही है जो एग्जाम के अंदर आता है। नहीं, आप वो नहीं पढ़ते जो एग्जाम के अंदर नहीं आता है, पढ़ते ही वो है जो एग्जाम के अंदर आता है। बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाढ़ का मैदान है वो हरियाणा के पश्चिम, पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से ये पुटअप होता है कि पश्चिमी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान कौन सी नदियां बनाती है, पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान कौन सी नदी बनाती है, और उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान कौन सी नदी बनाती है, क्योंकि बाढ़ का मैदान उसी क्षेत्र के अंदर बनेगा जहां पर नदी वगैरह रहेगी। तो देखें हरियाणा की पश्चिम दिशा के अंदर घग्गर नदी बाढ़ का मैदान बनाती है। घग्गर नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाती है, तो आप याद रखिएगा सिरसा और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, फतेहाबाद के अंदर। सिरसा और कौन से में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़ का मैदान बनाती है। हरियाणा की पूर्वी दिशा के अंदर कौन सी नदी बनाती है, तो यमुना नदी। हरियाणा की पूर्वी दिशा के अंदर यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान बनाती है। ये पश्चिम दिशा के अंदर सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर है, और ये पश्चिम दिशा के अंदर पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान कौन सी बनाती है, यमुना नदी। और यमुना नदी बाढ़ का मैदान यमुनानगर से लेकर और कहां तक बनाती है, फरीदाबाद तक बनाती है। या किसी बुक में आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि यमुना नदी बाढ़ का मैदान कौन से डिस्ट्रिक्टों के अंदर बनाती है, यमुनानगर और फरीदाबाद में। लेकिन आप ये याद रखिएगा यमुनानगर से लेकर फरीदाबाद तक बाढ़ का मैदान बनाती है, क्योंकि यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है और फरीदाबाद के आगे पलवल से बाहर निकलती है। नदी जब करवाएंगे तो उसके अंदर ये टॉपिक आपको अवश्य मिलेगा, और नदी की एक वीडियो है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद देखें
हरियाणा की पश्चिम दिशा के अंदर जो बाढ़ का मैदान बनाती है घग्गर नदी सिरसा और फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा की पूर्वी दिशा के अंदर जो बाढ़ का मैदान बनाती है यमुना नदी, जो यमुनानगर से लेकर फरीदाबाद तक। लेकिन हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान कौन सी नदी बनाती? हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा, ये दिशा, हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर बाढ़ का मैदान कौन सी नदी बनाती है? तो आप याद रखिएगा, मारकंडा नदी। कौन सी नदी बनाती है? मारकंडा नदी। अब हम क्वेश्चन ये देखेंगे कि यहां से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो वो क्वेश्चन देखें भाई साहब। घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, घग्गर नदी, नोट कर लीजिए, घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसे किस नाम से जानते हैं? नैली के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से। पढ़ा होगा आपने बहुत बार, लेकिन आज ऐसा पढ़ेंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से, और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? बैट के नाम से। देखिए आपने याद रखना, मारते किससे है? बैट से। बस एक याद हो गया तो दूसरे अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दो ही मैदान है बाढ़ के, बस दो ही मैदान है, और इन मैदानों से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली है और मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट है, बैट के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीजें याद रखे, दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ, जिसे बाढ़ का मैदान। फर्स्ट पढ़ा शिवालिक, सेकंड गिरिपादी मैदान, थर्ड जो पढ़ा है वो जलोढ़ मैदान, और फोर्थ पढ़ा है बाढ़ का मैदान। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, जो पांचवा आता है प्राकृतिक संरचना के आधार पर, जो पांचवा पॉइंट आता है वो पांचवा पॉइंट देखें। पांचवा पॉइंट आता है बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। फर्स्ट पॉइंट, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। भाई बालू के टिब्बे वहां पर बनेंगे जहां पर सर्वाधिक मात्रा में बालू मिलती है, और सर्वाधिक मात्रा में यदि भारत के संदर्भ में बालू का बात करें, बालू जो रेत है उसका पॉइंट की डिस्कशन करें, तो वो कहां पर मिलता है? राजस्थान में। तो हरियाणा का वह क्षेत्र जो राजस्थान के आसपास में लगता है, हरियाणा का वह क्षेत्र जो राजस्थान के आसपास लगता है, वहीं पर बालू के टीले मिलेंगे, और वहीं बालू का टीला युक्त मैदान कहलाएगा। तो बालू के टीले जो है वो हरियाणा की कौन सी दिशा में मिलते हैं? पश्चिमी दिशा के अंदर। कौन सी दिशा के अंदर? पश्चिमी दिशा में। याद रखिएगा, ये हमारे पास में पड़ता है राजस्थान। हरियाणा के साथ में सबसे लंबी जो बॉर्डर लाइन बनाता है, सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाता है वो राजस्थान है, और राजस्थान और हरियाणा की पश्चिम दिशा के ऊपर इस क्षेत्र के अंदर, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर कौन से मैदान मिलते हैं? तो आप याद रखिएगा, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। राजस्थान की तरफ से जो धूल भरी आंधी चलती है, राजस्थान की तरफ से जो धूल भरी आंधी चलती है वो हरियाणा की पश्चिमी दिशा के अंदर, पश्चिमी दिशा मतलब दक्षिणी सिरसा, दक्षिणी फतेहाबाद, दक्षिणी और हिसार, पश्चिमी हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और कुछ झज्जर, उन क्षेत्रों के अंदर जो राजस्थान से धूल भरी आंधी चलती है वो रेत जमा कर देती है, अत्यधिक मात्रा में रेत जमा हो जाता है। हालांकि इस रेत से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने यहां पर भाई साहब वृक्ष वगैरह भी लगाए, वृक्षों की पट्टी लगाई है, ताकि वो रेत अत्यधिक मात्रा में हरियाणा के अंदर प्रवेश ना कर सके, जिसके ऊपर कृषि वगैरह के ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए वो पट्टी बनाई गई। लेकिन जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है वो राजस्थान की तरफ से जो धूल भरी हवाएं चलती है और उन हवाओं के अंदर जो रेत होता है उनके जमने के कारण बालू के ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर। अब मान लेते हैं कि इस प्रकार से टीला बन गया भाई साहब, राजस्थान के जो रेत है उसमें इस प्रकार से टीला बन गया, कहीं पर झील है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। लेकिन बालू के जो टीले बनते हैं, आपने देखा होगा बालू के जो टीले हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पहाड़ समतल बन गया बालू के टीलों का। बालू के जब टीले बनते हैं तो एक हिस्सा ऊपर, फिर एक हिस्सा नीचे, फिर एक ऊपर, तो कुछ इस प्रकार का बालू के टीलों के मध्य जो निम्न स्थान है, बालू के टीलों के मध्य जो नीचा स्थान है, देखिए कुछ ऊपर है, वहां से आप नीचे का स्थान देखेंगे या नीचे से खड़े होकर ऊपर का स्थान देखेंगे, तो बालू के जो टीले युक्त मैदान है उनका जो नीचा स्थान है, नीचा जो स्थान है उसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, ताल के नाम से। जैसे आप यहां पर खड़े हैं और यहां पर ये नीचे जो स्थान है इस प्रकार से है, इसे किस नाम से जानेंगे आप? ताल के नाम से।
बालू के टिब्बे युक्त मैदानों के मध्य जो निम्न स्थान मिलता है उसे ताल के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, ये जो निम्न स्थान है ये ताल है। वर्षा वगैरह होगी तो इस ताल में पानी भरेगा, वर्षा वगैरह होगी तो इस ताल में पानी भरेगा, क्योंकि बालू के टिब्बों के ऊपर वर्षा हुई, पानी ऊपर से बहकर नीचे की तरफ आ गया, उस ताल में पानी भर गया। तो जैसे ही ताल में पानी भर जाता है तो एक छोटी झील बन जाती है। बनेगी या नहीं बनेगी, आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बालू के जो टिब्बे युक्त मैदान है उसके नीचे वाला स्थान है वो ताल के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहां पर बारिश वगैरह होती है तो स्थानीय छोटी छोटी झीलें बन जाती है। उन छोटी छोटी झीलों को एग्जाम में किस नाम से जानते हैं, या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बालू के टिब्बे युक्त मैदानों के मध्य जो झील मिलती है उन झीलों को किस नाम से जानते हैं। तो बालू के टिब्बे युक्त मैदानों के मध्य जो ताल होता है उसमें पानी भरने के कारण जो झीलें बनती है, जो छिछली झीलें बनती है, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ठूठ, या किस नाम से, बावड़ी के नाम से। किस नाम से, ठूठ या बावड़ी के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। किस नाम से जानते हैं, ठूठ या बावड़ी के नाम से। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। अब जो छठा पॉइंट आता है वो छठा पॉइंट है अरावली। किसका नाम आता है, अरावली का नाम आता है। याद रखिएगा, ये प्राकृतिक संरचना के आधार पर हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया था, उसमें नाम आता है अरावली। सबसे पहला पॉइंट, हरियाणा के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला जो 1.67% भाग के ऊपर फैली है। 1.67% भाग के ऊपर कौन सी पहाड़ियां मिलती है, अरावली। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो एक अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। देखें, अरावली पर्वत श्रृंखला कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और मेवात में। इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं, अरावली की पहाड़ियां। लेकिन आपसे ये पूछे कि अरावली की पहाड़ियां हरियाणा में सबसे ज्यादा, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, मेवात के अंदर मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। बड़खल झील जो 1947 सिंचाई परियोजना के तहत बनी थी, वो बड़खल झील है फरीदाबाद में, और बड़खल झील अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। और पहाड़ियों के ऊपर मिट्टी कैसी मिलती है, पथरीली मिट्टी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बड़खल झील के आसपास कौन सी मिट्टी मिलती है, तो क्या बताएंगे, पथरीली मिट्टी मिलती है। लेकिन शिवालिक पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, जो हरियाणा का सर्वोच्च शिखर या उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, वो हमने देखा है। आज हम अब देखेंगे कि हरियाणा के अंदर जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन से गांव के पास में पड़ता है, कुलताजपुर गांव के पास में। और उस पर्वत शिखर का नाम क्या है, ढोसी। याद रखिएगा, दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर ढोसी की पहाड़ी, और इस ढोसी की पहाड़ी कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर ढोसी की पहाड़ी, या पूरे हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ढोसी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो ये प्राकृतिक संरचना के आधार पर छठा पार्ट था। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट बचता है, एक पॉइंट बचता है, वो देखें। हरियाणा का सबसे पश्चिम में स्थित जिला, हरियाणा का सबसे पश्चिम में स्थित जिला सिरसा है। कोई संदेह नहीं है, सभी को मालूम है, हरियाणा का सबसे पश्चिम में स्थित जिला सिरसा है। लेकिन इस सिरसा के दक्षिणी हिस्से में अनकाई दलदल मिलता है, अनकाई दलदल। क्वेश्चन पूछेगा कि अनकाई दलदल हरियाणा के कौन सी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में। अनकाई दलदल सिरसा के कौन सी दिशा में है, दक्षिणी दिशा में। और ये हरियाणा की सबसे नीची जमीन है। ये पूछे हरियाणा की सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा में। हरियाणा की सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन या सबसे नीची जमीन का नाम क्या है, अनकाई दलदल। और हरियाणा की सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, सिरसा में। जिसको क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, अनकाई दलदल, जो सिरसा के दक्षिणी हिस्से में मिलता है। और इस अनकाई दलदल की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है। याद रखिएगा,
अनकाई दलदल है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है। आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं कि हरियाणा की भौगोलिक संरचना आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको हरियाणा की भौगोलिक संरचना समझ में आई है ना, तो आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। यदि आपको हरियाणा की भौगोलिक संरचना अच्छी लगी है, लाइक कर दे, कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। कर दें, आपकी मर्जी है, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। करेंगे ना? करते रहिए, पूरा सहयोग हम करेंगे आपकी तरफ से। बस इसी प्रकार से प्यार मोहब्बत बना रहें। बाकी हम पुरजोर कोशिश करेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने की। खुश रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार हमारे साथ में बने रहें। बनेंगे हमारे साथ में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।